नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री का पद छोड़कर प्रोपेगेंडा फिल्मों को प्रमोट करते फिरी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हनुमान हमारे दिल में बसे हैं, बीजेपी फैला रही है झूठ। आपको बता दें दोस्तों, पूरी बीजेपी कल जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, जानबूझकर वोटरों को लुभाने का काम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जातीय जनगणना पर रोक लगने पर भड़के नीतीश कुमार, बोले फिलहाल बीजेपी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रियंका गांधी का हमला, बोले फिलहाल 40% वाली सरकार को उखाड़ फेंकेगी देश की जनता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी कभी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा ने फिर से एक बार उगला जहर। दरअसल आपको बता दें, द केरल स्टोरी को लेकर बोली, वहीं केरल में ही लव जिहाद नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी हो रहा है लव जिहाद। बताएंगे क्यों आखिरकार बौखलाई हुई है साध्वी प्रज्ञा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले द केरल स्टोरी जैसी अब जो है द बंगाल स्टोरी भी बनाएगी बीजेपी, अपने चुने हुए कलाकारों को भेज रही है यहां पर। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों ममता बनर्जी भड़की हुई शाह के दौरे से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले देवेंद्र शास्त्री ने फिर से एक बार भारत को की हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, बोले बजरंग दल को तो बैन कर सकते हो लेकिन बजरंग बली के नाम को नहीं। बताएंगे क्यों बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अनुपम खेर फिर से बौखला उठा, बोले जैसे द कश्मीर फाइल्स को इन लोगों ने किया था प्रोपेगेंडा, ये वही चेहरे हैं, अब यही चेहरे द कश्मीर केरल फाइल को भी कर रहे हैं टारगेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी पहुंचे माउंट, जी हां दाबू दोस्तों, राहुल गांधी ने वहां पर कई लोगों से की मुलाकात, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अखिलेश ने बीजेपी को दी चेतावनी, बोले बहुत जल्द जनता तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएगी सत्ता से बाहर निकाल के। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले 40% वाली सरकार को जनता उखाड़ कर फेंक देगी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि आज केरल का चुनाव, आज कर्नाटक का चुनाव है, हमें उम्मीद है कि हमें इतने वोट मिलेंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा कांग्रेस की सरकार को गिरा नहीं पाएगी। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमने जनता से जो वादे किए हैं उसको पहले ही कैबिनेट में पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा रहेगा। हम यहाँ पर विकास करना चाहते हैं। बीजेपी ने पूरे के पूरे कर्नाटक को बदनाम करके रखा, यहाँ के लोग परेशान है। 40% वाली सरकार ने लोगों को लूटना शुरू कर रखा है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि जनता चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन एक एक व्यक्ति को जाकर वोट देना, आप लोग घर से जरूर निकलना क्योंकि आपका वोट बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने उनके खाते में मिलेगा, महिलाओं को बस में जो है सफर पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाएगा। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर जो विकास रुका पड़ा है, जो बीजेपी ने 40% का भ्रष्टाचार फैला रखा है, महंगाई, उसको भी कम किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक के सबसे बड़े मुद्दे सर्वे किया गया तो वो वही मुद्दे निकले जो कांग्रेस उठा रही है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर भ्रष्टाचार है दोस्तों, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है वो 40% करप्शन। इसको लेकर लगातार मोदी सरकार घिरी हुई है। यही कारण है जो कर्नाटक में पूरी बीजेपी दोस्तों, आप समझिए, अब हनुमान चालीसा करती रही। कल विश्वराज मुंबई ने हनुमान चालीसा पढ़ा। यही नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे दोस्तों। सवाल ये उठता है दोस्तों कि हनुमान चालीसा, आप समझिए, प्रचार बंद होने के बाद, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बंद करा दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कौन करा रहा है। हार के डर से इतना बौखला गया कि अब धर्म के नाम पर हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। बजरंग दल को जब से बैन करने की कांग्रेस ने बात की है, राहुल गांधी ने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को उलझाती है बीजेपी और मेन मुद्दों से भटकाने का काम करती है। विश्वराज मुंबई ने दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ा।
साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी इतनी बौखला गई है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री का पद छोड़िए, फिल्म प्रमोटर बनिए। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री के ऊपर वोटिंग के दिन बिखर गए असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें आज कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, उससे पहले ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक के चुनाव के लिए बीजेपी ने द केरल स्टोरी का यूज किया। ओवैसी ने कहा कि जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और अपना पेट भरने के लिए रोटी कमाई जा सके। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब फिल्म प्रमोटर बन चुके हैं। इससे पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी करते फिरते हैं। आपको बता दें दोस्तों दरअसल द केरल स्टोरी से पहले द कश्मीर फाइल्स को भी आप देखिए दोस्तों, नाम में जरा सा चेंज नहीं है, द केरल स्टोरी द कश्मीर स्टोरी, सिर्फ कहानी का अंतर है। ये केरल की स्टोरी झूठी बनाई गई है, वहां द कश्मीर फाइल झूठी बनाई गई थी और ऐसा का ऐसा ही प्रोपेगेंडा से इस फिल्म में रचा गया है। आपको बताते चले इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताते हुए ओवैसी ने कहा कि कब तक तुम लोग मुसलमानों को बदनाम कर कर अपने पेट भरते रहोगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की चीजों को रोकना चाहिए ताकि देश में शांति अमन भाईचारा बना रहे, लेकिन बीजेपी दोस्तों इस प्रोपेगेंडे को फैलाती है। जब इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों आप समझिए बजरंग दल पे बैन लगने से बौखला कर हनुमान चालीसा का जिक्र करने लगे, तो आप सोचिए वो प्रधानमंत्री कैसा होगा। सोचिए हनुमान चालीसा, हनुमान जी और बजरंग दल में कितना अंतर है दोस्तों। बजरंग दल के लोग गौ हत्या के नाम पर लोगों को जिंदा मार रहा है, गाड़ियों में जला रहा है, फिर भी उसके बाद आप इन जैसे दरिंदों का सपोर्ट करते हो, तो फिर आपसे बड़ा मैं ये कह सकता हूं कि आपके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर इंसानियत होती तो बजरंग दल जैसे एक ऐसा संगठन जो उन्माद फैलाता है, खुद आपके बीजेपी के नेता तक ये कबूल कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले जातीय जनगणना से बीजेपी को बौखलाहट थी। आपको बता दें दोस्तों जातीय जनगणना पर एक याचिका भी हाल ही में नीतीश कुमार ने दायर की थी, जिसपे यह कहा गया था कि जल्दी ही इस पर सुनवाई की जाए। आपको बता दें एक फेज की जातीय जनगणना हो चुकी है, दूसरे फेज की चल रही थी, अधूरे में ही जो जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। अब आप भी समझते हैं दोस्तों कि पटना हाईकोर्ट पे दोस्तों किसके कहने पर रोक लगाई होगी। आप सबको पता है दोस्तों कि सत्ता में इस वक्त कौन बैठा हुआ है और किसके कहने पर कोर्ट ऐसे फैसले लेता है। पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, एक याचिका दायर की, उसको भी खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि अभी सुनवाई नहीं होगी, 3 तारीख के बाद ही इस पर सुनवाई होगी। आपको बताते चले दोस्तों जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी जानबूझकर, ताकि चुनावी नतीजों पर इसका कोई असर ना पड़े। आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि कितनी चालाकी से बीजेपी ने पटना हाईकोर्ट के पास ये गए और ये याचिका लगवाई। और ये भी बता दूं मैं आपको ये किसके कहने पर हुआ दोस्तों, ये जज लोग जो फैसला सुनाते हैं, कई जज बीजेपी के दोस्तों संपर्क में, सीधी सी बात है। जजों को डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है दोस्तों, कई तरीके की चीजें की जाती हैं और उनसे इस तरीके के फैसले लिखवाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जातीय जनगणना पर रोक लगाने के बाद हम ये नहीं कहते दोस्तों हमें अदालतों पर पूरा भरोसा है, न्याय पर पूरा भरोसा है, लेकिन दोस्तों जो लोग न्याय करने बैठे बीजेपी उन पर दबाव डाल रही है। आप खुद देख रहे हैं कि सिर्फ एक DY चंद्रचूड़ ही ऐसे CGI आए हैं जो कहीं ना कहीं सही फैसले ले रहा है भी हाल ही में, वरना इससे पहले जितने भी CGI आए थे, चाहे यश बोबड़े हो दोस्तों या रंजन गोगोई हो, इन दोनों ने बीजेपी के तमाम फैसलों पर बीजेपी का समर्थन किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 40% वाली सरकार से अब कर्नाटक की जनता को मिलेगा छुटकारा। आपको बता दें दोस्तों आज कर्नाटक में वोटिंग है और वोटिंग से पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने कर्नाटक को बदनाम कर रखा है, ये 40% वाली सरकार बन चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं जितने भी लोग हैं
वो अब कहीं ना कहीं जो है इस चीज को समझेंगे कि बीजेपी सिर्फ एक करप्ट पार्टी है जो लगातार दोस्तों भ्रष्टाचार फैला रही है। यही नहीं दोस्तों, जो बीजेपी परिवारवाद करती थी वो नरेंद्र मोदी आज आंख खोल के देख ले कि कितना परिवारवाद बीजेपी में फैल चुका है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है दोस्तों कि बीजेपी में परिवारवाद की लड़ी लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन, रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा दोस्तों वो भी राजनीति में, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा दोस्तों वो भी राजनीति में, शिवराज सिंह चौहान का बेटा वो भी राजनीति में, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा वो भी राजनीति में। अगर मैं इनकी लड़ी निकाल कर बता दूं दोस्तों तो शायद परिवारवाद की लाइन लग जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए कि परिवारवाद की जो बात करते थे आज पूरी बीजेपी में परिवारवाद फैला हुआ है। और अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा, बीजेपी के 80% नेता ऐसे होंगे जिनके बेटे बाप सब बीजेपी में राजनीति में है। इसे कहते हैं असली परिवारवाद। लेकिन शायद बीजेपी इसको परिवारवाद नहीं मानेगी, कह देगी कह रहे ये थोड़ी ना परिवारवाद है, कांग्रेस झूठ बोल रही है। अगर अभी लिस्ट निकाल लेंगे तो झूठ और सच का सामना हो जाएगा। लेकिन यही बात है दोस्तों कि जनता के पास इतना टाइम कहाँ है। बीजेपी जो बकवास करती है और जो मीडिया चला देती है उस पर लोग यकीन कर लेते हैं। लेकिन अब बीजेपी की असलियत और मीडिया की असलियत दुनिया जान चुकी है। अब मीडिया पर भरोसा करना लोगों ने छोड़ दिया, खास करके मेन मिनिस्ट्री मीडिया तो वही करती है। मैंने कल दोस्तों देखा रूबिका लियाकत कैसे बिलबिला रही है, कांग्रेस की कर्नाटक में जीत देखकर कह रही है लोगों को वहां पर डराया जा रहा है। आप समझिए कितने डर में है बेचारी रूबिका। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी फिर बर्जी बीजेपी के ऊपर। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दोस्तों, आपको बताते चले रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हो गई बीजेपी के ऊपर हमलावर। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाती है, वो प्रोपेगेंडा के तहत फिल्में बनाकर लोगों को डराना और धमकाना चाहती है। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने कहा द केरल स्टोरी सिर्फ एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को बैन करना चाहिए, इसीलिए हमने बंगाल में इसको बैन किया है। आपको बता दें हालांकि दोस्तों बीजेपी ने एक याचिका लगाई है कि इसको बंगाल में रिलीज किया जाए। ममता बनर्जी ने इस फिल्म को दोस्तों हटवा दिया। आप समझिए दोस्तों बैन हटाने की बात कौन कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को तत्काल में इमरजेंसी लगाकर बैन कर दिया। समझिए इमरजेंसी पर यह हमेशा इंदिरा गांधी को कोसते रहे, लेकिन खुद की ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को लेकर इमरजेंसी लगाकर उसको बैन करा दिया गया। अब ये लोग बिलबिला रहा है, कह रहा है द केरल स्टोरी को बंगाल में भी लगाओ। यही नहीं दोस्तों, पर आपको याद होगा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री के ऊपर एक फिल्म बनी थी और वो गुजरात दंगों पर थी दोस्तों। उसमें फरदीन खान और करीना कपूर थे। उस फिल्म का नाम दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया हूं, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन, फरदीन खान और करीना कपूर थे। उस फिल्म को गुजरात में बैन कर दिया गया था ये कहकर कि प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही, क्योंकि वो फिल्म दोस्तों गुजरात दंगों पर बेस्ड थी। और आप समझिए हाँ उसका नाम था दोस्तों देव, उस फिल्म का नाम था देव। उस फिल्म को बैन कर दिया गया था गुजरात में। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग खुद फिल्में बैन करा करते हैं आज वो द केरल स्टोरी को बैन हटवाने की मांग कर रहा है। पहले अपने गिरवान में झांकेंगे तो 36 छेद दिख जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से अशोक गहलोत के निशाने पर आए सचिन पायलट। सचिन पायलट के गिनाए पाप तो बिलबिला उठे सचिन पायलट। दरअसल दोस्तों सचिन पायलट ने पूरी तैयारी कर ली थी अशोक गहलोत की सरकार गिराने की। वो तो अशोक गहलोत के पास आंकड़े ज्यादा थे दोस्तों, इसलिए सचिन पायलट कुछ उखाड़ नहीं पाए, वो इतनी संख्या नहीं ले जा पाए दोस्तों जितनी सरकार गिराने के लिए चाहिए थी, और वहीं पर फेल हो गए वो। आपको बताते चले दोस्तों अब सचिन पायलट के ऊपर कल अशोक गहलोत ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे वो वापस कर दिए जाए अमित शाह को। वो बार बार अमित शाह बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जितने भी विधायकों ने पैसे उठा दिए जितने भी वो मैं मिलाकर दूंगा अपने पास से, लेकिन अमित शाह के 20 करोड़ रुपए वापस किए जाए। यही नहीं दोस्तों, अशोक गहलोत ने एक तीर से दो निशाने किए थे। उन्होंने वसुंधरा राजे को भी निशाने पर लिया था और कहा था कि वसुंधरा राजे की वजह से मेरी सरकार बच पाई, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की। जिसके बाद वसुंधरा राजे चिढ़ गई और उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने
अशोक गहलोत ने जो है यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा अपमान किया है। आपको बता दें, दरअसल अशोक गहलोत ने दोस्तों पोल खोल दी वसुंधरा राजे की, जब से बीजेपी में घमासान मच गया। क्या रे, ये तो हमारी पार्टी की है, हमारी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं और उन्होंने कांग्रेस की मदद की, सरकार गिरते गिरते बचा ली। इसीलिए दोस्तों अशोक गहलोत ने एक तीर से दो निशाने कर दिए। अब सचिन पायलट बिखर गए। सचिन पायलट का कहना है कि अशोक गहलोत लगातार मुझे बेइज्जत करते हैं, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों इल्जाम वहीं पर लगते हैं जहां पर आप समझिए कुछ गुंजाइश होती है, या फिर धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो ये भाई सचिन पायलट ने जो गलती की है उसको तो बार बार याद दिलाना ही पड़ेगा। और मैं लिख के देता हूं, अगर अशोक गहलोत मजबूत नहीं होते तो सचिन पायलट अब तक सीएम बन चुके होते। राजस्थान के बीजेपी ने उनको सीएम भी बना दिया होता सरकार गिराकर। वो तो अशोक गहलोत थे दोस्तों जो बीजेपी इनके सामने फेल हो गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले आ गया कर्नाटक का सर्वे सामने दोस्तों। कांग्रेस बना रही है सबसे बड़ी सरकार। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस बनेगी सबसे बड़ी पार्टी। दरअसल दोस्तों सर्वे सामने आ चुका है, मामला साफ हो गया है। वोटिंग के बाद भी सर्वे वही रहा, कर्नाटक में कांग्रेस बना रही है अपनी सरकार और बीजेपी जा रही है सत्ता से बाहर। प्रधानमंत्री ने सारे जतन कर लिए, हनुमान चालीसा पढ़वा लिया, रोडों पर बुराई कर ली कांग्रेस की, कांग्रेस के लोगों को चोर उचक्का तक बता दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी प्रधानमंत्री को जनता ने भगा डाला। और ये क्यों भगाया है? क्योंकि दोस्तों हिमाचल में बीजेपी की हार इस बात का सबूत है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। इन्होंने बार बार हिंदुत्व का कार्ड खेला था हिमाचल में, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए हिमाचल के लोगों ने बीजेपी को उठाकर बाहर फेंक दिया सत्ता से। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब हिमाचल में 90% हिंदू भाई हैं और उसके बाद भी बीजेपी को हरा दिया, तो दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम का जो बीजेपी का गंदा खेल है एक दिन ये पूरे देश से हट जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जनता को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो, दो बार बेवकूफ बना सकते हो। जनता पागल तो है नहीं कि आपकी बातों में बार बार आकर बेवकूफ बन जाएगी, क्योंकि जनता भी जानती है कि आप क्या कर रहा हो। और ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है दोस्तों। प्रधानमंत्री चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, इस बार देश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी ने देश में इतना करप्शन फैलाया जिसकी कोई आप समझिए दोस्तों कि अब वो नहीं बची है उम्मीद। प्रधानमंत्री ने लोगों से झूठ तक बोले और झूठ के अब पर्दाफाश हो रहा है। अच्छा है दोस्तों इनकी पोल खुलती है तो खुले, जनता को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बौखला उठा अनुपम खेर। द केरल स्टोरी बायकॉट करने पर अनुपम खेर का छलका दर्द। बोले ये वही चेहरे हैं जो द कश्मीर फाइल्स को भी बायकॉट कर रहे थे और इसको एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे। आप समझिए दोस्तों, चलिए भारत के लोग इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे द कश्मीर को, लेकिन दोस्तों आप समझिए जब इजराइल का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी का दोस्त है, जब वहां के फिल्मकार ने दोस्तों फिल्म मेकर ने इस फिल्म को वल्गर और दोस्तों डर्टी पिक्चर बता दिया था, उसके बाद अनुपम खेर बौखला उठे थे। उन्होंने कहा था ये पिक्चर एक जो है यहाँ पर डर्टी पिक्चर और एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और ये एक अश्लील फिल्म तक करार दे दिया था इजराइल के फिल्म मेकर ने। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि जब वहां के ही फिल्म मेकर ने इसको एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया था तो अब अनुपम खेर का दर्द छलक रहा है। अब अनुपम खेर कह रहा है कि ये लोग वही चेहरे हैं जो लोग द कश्मीर फाइल्स को भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे। अब दोस्तों अनुपम खेर शायद भूल गए, ये वही अनुपम खेर है जो कांग्रेस से पूछते थे कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है। कांग्रेस पर निशाने साधते थे अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इन तीनों ने दोस्तों अब मोदी भक्ति करना शुरू कर दिया है। अब मोदी से कभी नहीं पूछते पेट्रोल का दाम 10 गुना कैसे बढ़ गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, धीरेन्द्र शास्त्री दोस्तों फिर से एक बार उगला जहर। धीरेन्द्र शास्त्री बोला आप जो बजरंग दल को तो बैन कर सकते हो लेकिन हनुमान के नाम को नहीं। आपको बताते चले दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है। पहले उसने मध्य प्रदेश में जहर उगला, उसके बाद वो महाराष्ट्र में गया, अब वो बिहार आ रहा है दोस्तों। दरअसल बीजेपी के लिए दोस्तों वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि लोग धीरेन्द्र शास्त्री की बातों में आकर बीजेपी को वोट दे दे। साफ दिखाई दे रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, बोलने लगा हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, हम बनाकर रहेंगे। अरे भैया तुम क्या, तुम्हारे पुरखे भी आ जाएंगे तब भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये भारत है और भारत ही रहेगा, ये इंडिया।
इंडिया में तमाम सेकुलर कंट्रीज है दोस्तों, और आप भी समझ सकते हो कि ये एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर तमाम तरीके के लोग रहते हैं, सभी जात और धर्म के। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब